ओके, आज से हम इन स्टार्ट करने लगे हैं मेगा रिवीजन सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ में ये मैं करने लगा हूँ कि अब मेरे पास हैं, एक सेकेंड आ जाएं या ओके, ये भी नहीं बल्कि यहाँ से सही रहेगा। अच्छा, ये टोटल चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चैप्टर्स है, जिसमें से जो चैप्टर नंबर 1 है ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली नथिंग। असल चीज़ स्टार्ट हो रही है ग्रेविटेशनल फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से। सो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं कि क्विक रिवीजन करेंगे। उस क्विक रिवीजन के साथ हम पिछले जितने सालों में क्वेश्चन आए हैं, अब जैसे कि इस पेपर में स्टार्ट हो रहा है 2016 से लेके 2020 रिसेंट पेपर तक, हम सारे के सारे जो मोस्ट रिसेंट पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे ताकि हम पास्ट पेपर्स में करें। ठीक है, तो हम कोशिश होगी जल्दी से जल्दी इस मेगा रिवीजन सीरीज़ का एंड करें, एक कंप्लीट क्विक रिवीजन कर लें, जिसमें फार्मूलाज, डेफिनेशंस और फिर जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं इनको एक बार क्विक एक क्विक को देंगे। सही है। ओके, अब हम स्टार्ट करने लगे हाथ से। ओके, अच्छा, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मोशन इन सर्कल। इसका हमने क्या करना है कि जस्ट ना गो थ्रू करना है। सही है। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कल मोशन के अंदर आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी स्पीड को कहते हैं, लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी है। लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी इज इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स स्पीड इज कांस्टेंट इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली एक बॉडी जब एक सर्कुलर पाथ में और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो हम कहते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। आगे लिखा हुआ है आर्क लेंथ, आप क्या कहते हैं, रेडियस, मीटर्स, उसकी सारी यूनिट्स वगैरह लिखे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, थीटा आपका क्या कहते हैं, एंगल को कहते हैं। एस आपका क्या होता है, आर्क लेंथ होता है। आर आपका क्या होता है, रेडियस। राइट, अब कह रहा है कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बेसिकली एस अपॉन आर आपका थीटा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ सर्कल बाय अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज़ द रेशियो ऑफ आर्क एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सही। अच्छा, आगे आ जाए। 1 रेडियन ऑफ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। वही सेम बात है कि बेसिकली अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये 5/5 है, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 1 का आंसर थीटा का। अब आपका 10/5 आपका 2 थीटा आ जाएगा, 2 रेडियन, बल्कि आगे जाता है थीटा रेडियन। आप 180 होता है, 2 को पाए 360 तो ऑफ कोर्स हो जाता है। अच्छा जी, ये ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे आ जाए। अब आपको पता होना चाहिए एंगुलर स्पीड वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको पता, स्पीड अपॉन टाइम होता है। एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर स्पीड होता है आपका थीटा अपॉन टाइम होता है। सही। अब मुझे कैसे पता लगा थीटा अपॉन टाइम होता है, वो मुझे इस तरह पता लग रहा है, थीटा अपॉन टाइम होता है कि हाँ, कि आपके पास सबसे पहले क्या होता है, स्पीड, सॉरी, एक सेकंड, किधर गया, हम्म, किधर था मैं, ऊपर था बल्कि, हाँ। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है अपॉन टाइम। बेसिकली एंगुलर स्पीड स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट की जगह आप पूरा थीटा डाल रहे हो। थीटा क्या, आपके पास पूरा एक चक्कर जब लगाते हो 360 होता है, 360 अपॉन टी बेसिकली कहना चाह रहा है ये। लेकिन यहाँ पे वो क्या, किस वर्डिंग का इस्तेमाल कर रहा है, थीटा अपॉन टाइम। ठीक है, एंगल अपॉन टाइम को क्या कह रहा है, एंगुलर स्पीड होती है। आगे लिखा हुआ है कि या आपका क्या है, थीटा अपॉन टी। अगर इमेजिन करिए, इससे कह रहा है कि विच डिस्टेंस इज लार्जर। अब आपके पास क्या है कि इसने 2 सर्कल्स बनाए, एक स्मॉलर सर्कल एक बिगर सर्कल, ए और बी पॉइंट और सी और डी पॉइंट है। ये पूछ रहे कि बताएंगे डिस्टेंस ज़्यादा किसका है। ऑफकोर्स यहाँ से नजर आता है सी डी का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, बस राइट। आगे कह रहे हैं कि अच्छा, एक जम्पशन भी ली हुई है कि बोथ बॉडीज टेक द सेम टाइम। मतलब फॉर एग्जाम्पल ए से बी जाने के लिए कह रहे हैं सेम टाइम लगेगा, और सी से डी जाने के लिए भी सेम टाइम लगेगा। विच बॉडी हैज़ ग्रेटर स्पीड। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड किसकी ग्रेटर है। फॉर एग्जांपल अगर ए से बी अगर 2 सेकंड में जा रहा है और सी से डी भी वो 2 सेकंड में जा रहा है, लेकिन वो सी से डी ग्रेटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम के अंदर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपका क्या होगा, स्पीड सी से डी की ज़्यादा होगी। सही। फिर कह रहा है कि विच स्पीड हैज़ सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो थीटा अपॉन टाइम होता है। सही। थीटा आप दोनों का सेम है, टाइम टाइम सेम है लग रहा है, तो ये कह रहे हैं सेम हो गया। विच बॉडी हैज़ अ ग्रेटर एंगुलर स्पीड। ठीक, तो अब क्या होता है कि आपके पास एंगुलर
स्पीड अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था, एंगुलर स्पीड, ये एंगुलर स्पीड इज थीटा अपॉन टाइम, वो भी सेम होता है, तो आपके पास दोबारा इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि विद द स्पीड ऑफ बोथ द बॉडीज इज इक्वल, अब टाइम नहीं, अब कह रहा है कि स्पीड इक्वल है। फॉर एग्जांपल ए से बी जाने की स्पीड भी इक्वल है और सी से डी जाने की स्पीड भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, इधर भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा। विच बॉडी विल रीच द डेस्टिनेशन फर्स्ट, सही। तो अब पूछ रहा है कि ए टू बी विल बी कवर्ड फर्स्ट बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉलर डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड सेम है। यहाँ पे 10 की स्पीड से जा रहा था, यहाँ पे 10 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन ए बी का डिस्टेंस स्मॉल है तो ए बी पे जल्दी पहुँच जाएगा। लिखा हुआ है विच बॉडी हैज़ ग्रेटर एंगुलर स्पीड, विच बॉडी हैज़ ग्रेटर एंगुलर स्पीड। तो अब ये क्या होता है कि W इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, सही। सो लिखा हुआ है कि सो बॉडी वन हैज़ ग्रेटर एंगुलर स्पीड, क्यों? उसका टाइम कम लगेगा, सही, क्योंकि स्पीड उसकी क्या है, हम आपस में कंपेयर करके चल रहे हैं ना, इतनी सी बात है। अच्छा आगे आ जाए, लिखा हुआ है टू न्यू फार्मूला फॉर द एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। बेसिकली अब थीटा से अब आप लोग 360 को शो करना स्टार्ट कर दे, 2 पाई अपॉन टी। अब ओमेगा को कहते हैं 2 पाई अपॉन टी, सही। अब हमें पता होना चाहिए 2 मतलब कि बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 अपॉन आपके पास क्या होता है, 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ 1 अपॉन टी होता है, सही। सो अब क्या कह सकते हैं हम, 2 पाई एफ पी कह सकते हैं। लिखा हुआ पीरियड टी, टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, सही। डेफिनेशन बेसिक सी ए एस से। लिंक बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपने 2 पाई और अपॉन टी ले लिया है, 2 पाई अपॉन टी आप ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, W इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। न्यूटन फर्स्ट, द बॉडी वुड रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। इज द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन इक्विलिब्रियम, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एक चीज़ इक्विलिब्रियम रहने के लिए वहाँ पे क्या होता है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, सही। जब डायरेक्शन चेंज कर रही है, वो क्या कह सकते हैं कि एक बॉडी जब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रही होती है, इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। अच्छा आगे लिखा हुआ भी है, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग सो देयर मस्ट बी अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट, सही है। अच्छा आगे जाता है न्यूटन सेकंड लॉ, फॉर अ बॉडी ऑफ अ कांस्टेंट मास द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू force and in the same direction as the resultant force. For a body in equilibrium circular motion, the direction of acceleration is towards the center of a circular path, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसे कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वी स्केयर अपॉन आर या आर ओमेगा स्केयर। अभी आगे आपके पास आ जाएगा एम वी स्केयर अपॉन आर, मैथ्स निकाल देंगे, वी स्केयर अपॉन आर आ जाएगा, यहाँ पे आर एम आर ओमेगा स्केयर, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, resultant force is given by these formulas. अच्छा आगे लिखा हुआ है कि central force is not a centripetal force is not a new type of force, it is just a resultant force acting on a body which is in a uniform circular motion. There is the same, the reason behind the resultant force could be any number of forces, for example tension, normal reaction force, friction, etc. सही। आगे लिखा है कि आपके पास वही है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, आपकी एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, सही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द बॉडी, द वेलोसिटी एंड द फोर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एफ टी कॉस थीटा फॉर एग्जांपल आपका वर्क डन क्या है, क्योंकि अब डायरेक्शन लाइक आपके पास वर्क डन कब होता है, डिस्टेंस कवर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट ना। यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अंदर नहीं है, लाइक आपका जो डिस्टेंस कवर्ड हो उसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स हो, तो हम कहते हैं वर्क डन है। क्योंकि अब वो नहीं है इस तरह का, क्योंकि उसमें आपका एंगल आ गया, वेलोसिटी इस साइड पे लग रही है, एक्सेलरेशन इस साइड पे लग रही है, फोर्स इस साइड पे लग रही है, तब आपको आइडिया हो गया कि क्या है कि वर्क डन आपका हो जाता है जीरो, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, जीरो। वर्क डन इज जीरो, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, सही है जी। अच्छा आगे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, अ गर्ल इज फ्लिंजिंग अ स्टोन हॉरिजॉन्टली अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, सही। अब आपके पास ना कि जब आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई टाइप की फोर्स नहीं है, वो रिजल्टेंट फोर्स ही है। अब टेंशन आपकी एक सर्कुलर पाथ में लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स किसकी इक्वल आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर और इज इक्वल टू टी, या एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक ही बात। अब आपको पता है टेंशन की एक्स होता है और के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फ्रॉम यू नो ए एस। अच्छा जी आगे आ जाती है, अर्थ इज ऑर्बिटिंग द सन, सही। तो अब आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो प्रोवाइड करिए सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो फोर्स है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स नहीं, वो रिजल्टेंट फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने इक्वल कर दिया है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स से, एम वी स्क्वायर अपॉन आर और जी एम अपॉन आर स्क्वायर,
सही है, तो बच्चों वाली है। अच्छा आगे आ जाता है, लिखा हुआ है द बॉल इज swung in a horizontal circle by a rope tilted at an angle theta to the vertical। अच्छा आगे क्या रहता है, ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज अब हमने खाली वो फोर्स या वो खाली आपने वो लेना है, उसका क्या कहते हैं कंपोनेंट लेना है जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा हो। ठीक, अब अंदाजा लगाएं टी कॉस थीटा आपका कैंसिल हो रहा है एम जी सही वेट से, तो आप ये कह सकते हो कि यार ये क्या है कि कहते हैं ये आपस में लाइक टी कॉस थीटा आपको प्रोवाइड करे सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं कह सकते, आपको पता है एम जी से कट डाउन हो रहा है। लेकिन टी साइन थीटा, अब आपको पता है कि टी साइन थीटा का क्या मतलब है। टी साइन थीटा एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जब आप उसको गोल दायरे में घुमा रहे हो। बचपन में होता था ना कि आप एक कोई चीज़ आगे बांध देते थे किसी रस्सी वगैरह पे और फिर उसको स्टिक के साथ गोल गोल घुमाते थे, बिल्कुल इसी तरह का गोल से ग्राउंड बनने का पैटर्न बनेगा, तो टी साइन थीटा का हमेशा इसके इक्वल होगा। अच्छा आगे आ जाएं। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक नई एग्जांपल है, द कार इज टर्निंग लेफ्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। अब आपका कार ने हॉरिजॉन्टली लेफ्ट मूव करना है, तो अब आपको पता है कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आपके वेट के इक्वल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें कि अब आपको पता है कि ये यूं करके मुड़ेगी, फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है। अब आपके एम वी स्क्वायर अपॉन आगे आगे फ्रिक्शन, आगे फ्रिक्शन का जो भी फार्मूला वगैरह देंगे वो आप पुट इन करते हैं ना। आगे लिखा हुआ है द कार इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ टिल्टेड रोड। अब आपकी टिल्टेड रोड सी आपको महसूस हो रही है यहाँ पे, और इस कार आपकी यूं जा रही है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अ कार इज ट्रेवलिंग एट जस्ट द राइट स्पीड सो देयर इज़ नो साइडवेज फ्रिक्शन। वो एक ऐसी स्पीड की ऊपर मूव कर रहा है जहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन ना मौजूद हो। अब आपने सोचना है कि आपके फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ना वेक्टर, अब आपने यूं वेक्टर ड्रॉ किया और यूं वेक्टर ड्रॉ किया। एक आपके पास है लेफ्ट साइड पे वेक्टर जा रहा है एन साइन थीटा का, इसको जो पूरा वेक्टर है ना ये वेक्टर है आपके पास, इसको उठा के एग्जैक्टली इसके ऊपर रख दो, सही है। अब मेरे पास यहाँ पे मार्कर अलाउ नहीं करेगा, यूं एक आएगी और एक यूं आएगी, सही। यूं मेरे पेन की डायरेक्शन देखें, यूं पूरा पैटर्न को आपने इसको टिल्ट नहीं करना है, इस पैटर्न को भी सीधा रखना है। अब क्या इस पैटर्न के हिसाब से देखें एन कॉस थीटा और आपके पास एम जी आपस में साइन कट हो जाते हैं, पीछे आपके पास जो रिजल्टेड फोर्स कौन सी प्रोवाइड कर सकती है, खाली एन साइन थीटा कर सकती है, सही है। अच्छा आगे सर ने एक और एग्जांपल भी दिया, फॉर कार इज ट्रेवलिंग एट स्लोअर देन इट स्लाइड्स डाउनवर्ड्स सो फ्रिक्शन एक्ट्स अप ऑन दी। अच्छा अब इमेजिन करें आपकी कार क्या है, अब आपने कार को स्लो मूव किया है, ठीक है। तो अब आपने क्योंकि स्लो मूव किया, अब आपके पास क्या होगा, फ्रिक्शन आपकी क्या होगी, राइट साइड पे लग रही होगी। सो बेसिकली अब एन साइन थीटा आपका रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सही है, वो आपके पास ग्रेटर फोर्स है। आपको इमेजिन करें ना एक गाड़ी है, आपका वेट आपको पता है कि वो नीचे की तरफ खींचेगी, तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा आपका रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड करेगा एम वी स्केयर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्केयर। अच्छा आगे आ जाए, लिखा हुआ है एन एरोप्लेन इज मेकिंग अ टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है जी, वो टर्न कर रहा है लेफ्ट की तरफ। आपको पता है कि एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा आपने फ़ौरन आपने अपना वो बना लिया है, सही है। कंपोनेंट्स बना लिया, आपको पता है कि एल कॉस थीटा कैंसिल हो जाना है, पीछे के पास एल साइन थीटा एफ सी रह जाएगा, सिंपल। ओके, ये एग्जांपल मजे क्यों नहीं वाली है। लिखा हुआ है कार इज ट्रेवलिंग इन अ वर्टिकल लूप एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक कार है जो वर्टिकल लूप के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। लिखा हुआ है कि व्हेन अ कार इज एट दी बॉटम, जब आपकी कार क्या है आपके बॉटम के ऊपर है। इसका क्या मतलब है कि अब आपको क्या मतलब है कि आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड्स लग रही है, वेट आपका डाउनवर्ड्स लग रहा है, ऐसा ही है। लेकिन देखा रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द डब्ल्यू एंड आर बी इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक सर्कुलर राउंड के अंदर लगती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी क्या है, सेंटर के अंदर आ रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो ग्रेटर है या स्मॉलर होनी चाहिए। पिछली एग्जांपल से हमें आइडिया हो गया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही आपने इंक्लूड करनी थी। फिर जैसे कार थी गिर रही थी, तो आपको पता है कि गिरने वाली फोर्स ज़्यादा ही होगी, सही है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ग्रेटर होगी एम जी से, फिर इसको कर देंगे एम वी स्केयर अपॉन आर, फिर आपने क्या करना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे एक्सप्रेशन बना लेना। लेकिन अब मैंने कार इज एट द टॉप, अब कार आपका टॉप पे आ गया। अब आपको पता है कि क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और डब्ल्यू मिल के रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने उन्हीं को प्लस करके लिख दिया है, ठीक है, आसान। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल इंक्रीजेज विद क्या लिखा हुआ है कि द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीजेज विद स्पीड सिंस कार इज गोइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड सो एफ सी इज कांस्टेंट, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। इफ फॉर द कार टू नॉट फॉर एट टॉप इट मस्ट मेंटेन अ मिनिमम स्पीड। ओके, अब आपके पास क्या है कि अगर आपने क्या करना है, एक मिनिमम स्पीड को आपने बताना है कि मिनिमम स्पीड कितनी है। तो आप इमेजिन करें कि जो आपके पास क्या है, ये वाली आर टी है रिजल्टेंट फोर्स है, ये आपके पास हो गई, चलो मान लो जीरो हो गई, सही, क्योंकि अब हो सकता है गिरने वाला बिल्कुल उस पॉइंट पे जीरो हो गई। तो हमने एम वी स्केयर अपॉन आर किया और आपने एक एक्सप्रेशन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आपका हो गया मोशन इन अ सर्कल डन। इसके
इसके बेसिकली वही लाइक हर चीज़ का यही है कि फोर्स है, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, बस इसकी टॉपिकल्स करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस सेम कॉन्सेप्ट इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कॉन्सेप्ट में आना है। बेसिकली इसका पढ़ते इसलिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड को आप कर सको। इसके नोट्स करेंगे, फिर जब इसके पास पेपर्स की तरफ मैं रिवीन कराऊंगा तो ईजी पीजी हो जाएगा। अब एक सेकंड मुझे दें, सांस लूँ। अच्छा मुझे एक सेकंड दे, मैं दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। लेट्स बिगिन विद या ग्रेविटेशनल फील्ड्स। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी है, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से स्टार्ट करेंगे। फील्ड ऑफ फोर्स, रीजन ऑफ स्पेस इन विच एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस द फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या? फोर्स और मैस। अच्छा ये ज़रूरत नहीं है, आगे चल जाए। A region of a space in which a mass experiences a force. Every mass creates a gravitational field around it. It exerted on other objects that have mass. It is always attractive. For every object, gravitational force is too weak and only becomes significant on a scale. Very massive objects like planets. Point mass is a mass with no size. It's just a concept. Great objects are not point masses, but can be assumed as point masses under certain conditions. If mass is isolated in space, if two masses are very small compared to the distance. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो मासेस हैं और उनका जो आपस में उनका जो रेडियस है और जो उनका डिस्टेंस है उनका आपस में कंपेयर भी ना किया जा सके, इतना बड़ा हो डिस्टेंस आपका एरिया, आपके रेडियस का और टोटल डिस्टेंस का आपस में। अच्छा अगर ड्रॉ करनी पड़ जाए तो आपने इनवर्ड्स एरो से करनी होती है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ पॉइंट मास इज रेडिकल इन शेप। द फील्ड लाइन्स शो द फील्ड स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द ग्रेटर गैप इन लाइन्स द वीकर द फील्ड। The arrows shows the direction of force and attached mass. Bodies like star, planet, moon, asteroids, satellites, etc. in space can be assumed to be the point masses, so their field is also radical when seen from after. When seen from near the surface of the earth, the field is assumed to be uniform. Assume earth's radius is very large. This is this. बस अब फॉर एग्जाम्पल किसी पॉइंट पे भी करोगे तो आपको फील होगा 90 डिग्री बन रहा है। आगे था ग्रेविटेशनल फोर्स। Any two point masses attract each other with a force that is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of their separation, g mm upon r square। ठीक है, अच्छा ये ज़रूरत नहीं है, जी की वैल्यू भी गिवन होती है। बोथ मासेस विल एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, या दिस इज़ टू ईजी। Okay, it is defined as gravitational force exerted per unit mass at a point. Basically force upon mass किया है, nothing else. Gravitational field strength कहते किसे हैं कि force upon mass कर दें, सिंपल। अगर G और अपॉन आर की का ग्राफ बनाना हो तो यूं ग्राफ बनता है, लाइक आपके लाइक 1/r² के जैसे 1/1 कर लें, फिर 1/2 कर लें, फिर 1/3 कर लें, फिर 1/4 कर लें, तो बेसिकली क्या हो रहा है 0.25.11.063। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जी इज अज्यूम टू बी द कांस्टेंट नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपका जो हाइट और जो रेडियस है वो निग्लिजिबल है, तो एक ही बात है, सही। अच्छा आगे लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल इज दिस इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज हैव द सेम वैल्यू। द ग्रेविटी हैज़ द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट्स एक्सेलरेशन विल हैव, ठीक है, वो बेसिकली एम जी और एम ए हो रहा है और ए इज इक्वल्स टू जी। Resulted value of g at a point due to the multiple bodies. Suppose there is a point between two isolated point, ठीक है, कोई भी point ले लो, g must be treated like a vector। ठीक है, resultant value at p g1 minus g2 gm upon r square is gm upon d minus r। बेसिकली आपने बस डिस्कस कर लिए, आपने रेशो ले लेना है, सही, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अगर आपको ग्राफ का पता होना जी अपॉन आर का ग्राफ कैसा होता है, यूं करके जाएगा और फिर यूं करके ऊपर जाएगा, नेगेटिव बिकॉज जी इज़ नेगेटिव टूवर्ड्स, ठीक है, इसको आप ले रहे हैं, सही है। और ग्रेविटी ऑफ अ प्लेनेट इज स्ट्रॉन्गर इस साइड पे, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव बिकॉज जी इज टूवर्ड्स राइट, नल पॉइंट भी आपको शो किया जा रहा है। लिखा हुआ है कि इन ए एस एंड ओ लेवल्स जी पी इज इक्वल टू एम जी एच, द assumption was that 9.81 and consistent, the assumption is very valid for small changes in height
For very large change in distances with respect to planets, its radius g will not remain constant. ठीक है, फिर क्या आपके पास क्या है कि टेस्ट मास एट इन्फिनिटी जी पी ज़ीरो जाउल है, और जी पी क्या है माइनस जी एम एम अपॉन आर, राइट. और जी पी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट. आसान सा. Why negative sign? Force is attractive when test mass is moving towards the planet. The gravitational force is doing the work. So the system does GPE. At the infinity, GPE was 0. There it will always be negative for all the point outside the planet. Gravitational potential is defined as work done on unit test mass in bringing a test mass from infinity to the आपने बेसिकली क्या किया, जी पी अपॉन एम कर दिया. सही, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. Okay, how to calculate energy changes? Principle of conservation of energy. Some of the energy will remain constant in isolated system. ठीक है. Blah blah blah. Okay. आज अगर आपको पहले इसके बाद फॉर्मूलाज भी दिखा देता हूँ एक बार कि मिनिमम इनिशियल स्पीड नीडेड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ प्लैनेट होता है. सही है. तो बेसिकली आपने इनिशियल प्लस इनिशियल जीपी फाइनल कर दिया है. सही. तो इनिशियल आपकी होगी, फाइनल जीरो होगी, राइट. और फिर जब इसको कट करेंगे तो डी जी टू जी एम अपॉन आर बनता है. सही. और फिर आपको पता है कि लाइक अगर आपको खाली माइनस जी एम अपॉन आर हो तो क्या होता है. सही. या अगर आपने क्या करना हो, फाइव को प्लस करना हो तो बेसिकली क्या होता है, जी पॉइंट दोनों को प्लस कर देना है. सिंपल. अगर आपने फाइव का ग्राफ बनाना है तो यूं का ग्राफ बने, ग्रेविटी ऑफ द लेफ्ट पेन इज स्ट्रॉन्गर, इसका स्लोअर होगा, और फिर नल पॉइंट यूं करके हिल टाइप होगी जगह. लिखा हुआ ग्रेविटेशन बिटवीन जी एंड आर, जी एम अपॉन आर स्केयर. ठीक है. बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स की क्या होती है, जी एम अपॉन आर स्केयर होता है. फिर क्या होता है कि फोर्स अपॉन क्या हो जाता है, क्या होता है, या मैं लफ्स दिल से निकल गया. ठीक है. तो जी एम वैसे आपका माइनस जी एम अपॉन आर आपका फाइव है, इससे मल्टीप्लाई बाय एम कर दें तो क्या बनेगा. सही. द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड. मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको. ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो ये क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स है. सही. अच्छा, फिर क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट आएगा तो फोर्स अपॉन मैस हो जाएगा. सही है. तो एक आपका एम ऊपर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. जी एम अपॉन आर स्क्वायर. अच्छा ठीक है, अब नीचे आ जाए. या फिर क्या होगा, जी पी अपॉन एम हो जाएगा. तो बेसिकली क्या है आपके पास कि जी पी ई माइनस क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन आर अपॉन एम, तो माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा. सही है. अच्छा. किधर गया, हाँ. जो जी आपका क्या है, जी एम अपॉन आर स्केयर हो जाएगा. सही. और फिर क्या है कि माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा. सही. अच्छा, एक और भी फॉर्मूला था मेरे से निकल गया कि द ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होता है. सही. ये ज़रूरत नहीं है, एफ जी ये भी बेसिक से थिंग है, बस दोनों को कर दो. या ये शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एम वी स्केयर, ये भी आसान सा है. एम आर ओमेगा स्केयर वाला भी आसान सा बच्चों वाला है. ठीक है. इन ऑर्बिट इसकी दो कंडीशन होती है. इट हैज़ द सेम पीरियड एज द प्लैनेट्स रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. बिकॉज अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सही. और इट अबव द इक्वेटर रहता है. सही है. ये कोई नहीं था इंपॉर्टेंट. सही. अच्छा, यहाँ से इसके सर ने बनाए थे एक बार फार्मूला लिस्ट. मैं चेक करता हूँ इसमें सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशनल फील्ड की हैं. चलो ठीक है. सो या अगर आपके पास हो ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा. सही. अगर आपके पास चाहिए होती है जी अपॉन लाइक आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो एफ अपॉन एम हो जाएगा. तो बेस इसका फार्मूला अपॉन एम हो जाएगा, तो एक एम आपका कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, जी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे ही है. अब अगर आपने क्या होगा, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट. ठीक है. तो वर्क डन आपने क्या करना है कि आपके पास क्या होगा, जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा. ठीक है. अब इसी के साथ एक एम माइनस कर दें, निकाल दें, फिर क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा. राइट. आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है, ई पी अपॉन एम. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे किसके साथ हमने डिवाइड किया है, लेट मी थिंक. अच्छा एक सेकंड यार, ये चेक करना पड़ेगा, मेरे जहन से निकल गया, पर भी बहुत अरसा हो गया कर किए हुए.
ये तो आसान है, ये भी आसान है। आ, अच्छा, जी पी क्या होता है आपके पास, क्या होता है? माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है ना। एक सेकेंड में जो चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ पे है कि नहीं। हाँ, आपके पास फाई क्या होता है? जी पी अपॉन एम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। आपके पास स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, गैस कि जी, एक मिनट, इसकी बात कर रहे हैं। माइनस जी पी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की होती है, सॉरी। वो क्या होता है? माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है, सही। अच्छा एक सेकेंड, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर फोर्स अपॉन मास क्या होता है? फोर्स अपॉन मास क्या होता है? आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, सही। अब आपके पास क्या आ गया? एफ अपॉन एम से जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ गया, सही है। अब यहाँ से आपके पास एक नया फार्मूला आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, सही। वो क्या होता है? माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है, सही। इसकी वर्किंग है कि नहीं? आई गेस नहीं है शायद इसकी। आई गेस नहीं है शायद। अच्छा, अच्छा, इतना आपको पता है कि अब आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी अपॉन मास जब करते हैं तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आ जाता है फाई, आ जाता है माइनस जी एम अपॉन आर, सही। सो बेसिकली अब आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं है। या अच्छा, खाली में ये पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक या जो भी क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपका जी एम अपॉन आर होगी, सही है। और जो आपके पास फाइव होगा उसमें से एक एम कम हो जाएगा, सही है। या टोटल यही है। और फिर आपके पास पता होगा कि इसका जो ग्रेडियंट आएगा वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आएगा, माइनस जी आ जाएगा, सही। ये भी सिंपल है। या या यार मैं स्टिल सोच रहा था, इसकी हमने इस वक्त की नहीं थी, जेन में नहीं मेरे। हम्म, नहीं, ये नहीं। अच्छा, जी पी ज़ीरो जूल है, ठीक है। माइनस जी एम एम अपॉन आर, आई थिंक नहीं किया हमने इसकी। फिर वर्क टन ऑन यूनिट, ठीक है। और वर्क टन की जगह हमने वो डाल दिया है अपना जी एम अपॉन आर, सही। या फिर यही कुछ है। अच्छा आगे आ जाए, करते हैं क्वेश्चन इसके। अच्छा, अभी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसकी कोई है इससे की टिप शिप? हम्म, 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 अच्छा चले। सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर वन, क्या कहता था? बाय रेफरेंस एट द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्सप्लेन वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। जी पी एट इन्फिनिटी ये जीरो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हैंस नेगेटिव, सही। अच्छा, फिर क्या क्वेश्चन है पहला कि स्टार ए है स्टार बी है और आपस में इनकी डिस्टेंस वगैरह निकालनी है। फिर आपको लाइक ये वाला ग्राफ दिया हुआ है फाई का, सही। और यूं करके जा रहा है, ठीक है। और जब भी अपनी स्पीड निकालनी होगी तो आपने बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट निकालना होगा, सही है। ओके, अच्छा आगे आ जाए। यहाँ पे कह रहा है कि द रॉक ऑफ मैस 180 kg मूव्स along the line to the centers of the star from star A towards star B. Use data to calculate the change in kinetic energy of the rock when it moves from point A to this state whether this change is increase or decrease. तो अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मूला आ गया तो आपको समझ आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो फाइव एम हो जाएगा, क्योंकि माइनस जी एम अपॉन आर था नंबर टी रुपैन, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा, सही है। तो अब क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास फाइव की वैल्यू मौजूद है, तो आपने क्या किया? फाइव की कैसे किया होगा कि आपने माइनस टेन और माइनस माइनस फोर्टीन किया होगा, ठीक है।
ठीक है, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट का इस्तेमाल किया है, सही है। अच्छा, फिर क्या है कि कह रहे हैं कि एट अ पॉइंट वेर एक्स इज इक्वल्स टू दिस द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज दिस। एक मिनट, पॉइंट वन के ऊपर, अच्छा ठीक है, पॉइंट वन पे कह रहे हैं कि स्पीड निकालें, डिटरमिन द मिनिमम स्पीड साइज दैट अ रॉक रीचेज द पॉइंट वेयर, ठीक है, तो आपको समझ आ गई ये वाला पॉइंट होना चाहिए। सो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि आपके पास 10 को माइनस कर रहे हैं 4.4 से, सही, और फिर आपने उसका मल्टीप्लाई किया है 180 के साथ, 180 के साथ ऊपर गिवन है, राइट। और हम्म, या और फिर आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला साइड पे लगाया है और आपने मैस कट किया और वेलोसिटी निकाल लिया है, सही। अच्छा, यहाँ चेंज के लिए उसने ऐसा नहीं किया, उसने खाली फाई का इस्तेमाल किया है, सही है। आगे लिखा है द बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ स्टार ए एंड स्टार बी दैट ऑर्बिट वन अनदर इन फिगर 1.1, स्टार ए गिवन है, स्टार बी गिवन है, पॉइंट बी गिवन है, वही है। वाई सेंटर पे एक्टिंग ऑन द सेम मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स रेफर टू द न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एज रिएक्शन इक्वल मैग्नेटिक बट अपोजिट डायरेक्शन। फिर एंगुलर स्पीड 2 पाई अपॉन टी की है, सिंपल। फिर क्या किया कि आपके पास क्या है, द सेपरेशन ऑफ द सेंटर्स of the star is this much, the mass of star A is ma and the mass of star B is mb। ma और mb का उसने आपको रेशो दे दिया, सही है। तो ठीक, अच्छा, फिर हमने क्या किया कि अब आपको पता है कि एक सेकेंड, मैस का और रेडियस का आपस में डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका क्या हुआ, एम ए का जो आएगा वो आ जाएगा डी, और ऊपर जो आएगा आपके पास एम ए का, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द स्टार इज 2.8, ये आपको पता है, और ये वाला कोई डी है। सो स्टार ए का आपको पता है डी होगा, वो नीचे आ जाएगा और ऊपर आपका एम बी वाले का आएगा, राइट, तो डी निकल आएगा, सही। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन योर वर्किंग टू डिटरमिन द मैस ऑफ एम बी ऑन स्टार बी। इधर क्या किया, फिर आपने क्या किया, जी एम एम अपॉन, मतलब कि फोर्स को आपने इक्वल किया है आपने एम आर ओमेगा स्क्वायर से, सही। और हम्म, और एक का मैथ आपने निकाल लिया है, ठीक है आसान। फिर क्या किया था कि बाय रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाई पॉइंट्स आउटसाइड आइसोलेटेड स्फीरिकल कंडक्टर में बी पॉइंट इज चार्ज, फील्ड लाइंस आर रेडियल, दे अपीयर टू बी मच फ्रॉम द सेंटर, आसान सा। इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिटवीन टू प्रोटॉन, ये तो आसान है, क्यू को अपॉन आर स्केल वगैरह, ये आसान था। अच्छा, आगे जी एफ इज इलेक्ट्रिक फॉर एक्टिंग ऑन सेंटर फिर मेक सूटेबल ऑर्बिट अबाउट अ प्लैनेट, ठीक है, आसान। अच्छा, ये वाली आसान मुश्किल होती है थोड़ी सी। एम आर ओमेगा स्केयर जी एम अपॉन आर स्केयर, तो क्या किया, ओमेगा का 2 पाई अपॉन 2 किया और फिर उसको लाइक सेट शूट करके ये बना दिया, राइट, ओके। यहाँ पे भी आसान है, ज़रूरत नहीं है। फोर्स पर यूनिट मास कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया कि अज्यूमिंग दैट द कॉमेट हैज़ कांस्टेंट डेंसिटी कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अ कॉमेट, सही। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है कि फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला लगाया जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपल, बाय हैविंग, ठीक, ये भी आसान था। ये अट्रैक्टिव और रेडियल पैटर्न आसान। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी आसान। वेलोसिटी चेंज विद कॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन टू बी चेंज्ड, द एक्सीलरेशन, ठीक है, आसान। इसकी एवरेज ले ली है, ये आपने प्रूफ करके दिया है, और फिर आपने लाइक 3 प्लैनेट्स का आसान सा मेथड अपनाया है, ठीक। एक सेकेंड, या ऊपर से वो ले लिया आसान सा, ये भी आसान है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी द डायमीटर ये है, मैस ये है, और जब आपके पास हम्म, अच्छा, यहाँ पे क्या किया था हमने, अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर स्पीड की बात करें तो फिर आपने हाफ एम वी इसके से करना होता है, ठीक है, फिर जी एम अपॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, जी एम अपॉन आर होती है, सही है, वो स्केयर ना कर देना, वहाँ पे ख़राब हो जाएगा,
ठीक है, या क्योंकि फोर्स को फोर्स से इक्वल किया जा सकता है। सही। अब यहाँ पे अगर आप करते ना एम आर ओमेगा स्केयर करते या एम वी स्केयर अपॉन आर करते, तो वो एक फोर्स है। उस फोर्स को, सॉरी वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको फिर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स से ही करना था, फिर आपने आर स्केयर लगाना था। ठीक। अच्छा आगे आ जाएं कि जी एम अपॉन एक्स की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ब्ला ब्ला ब्ला, जो आसान है, छोड़ दें। ठीक है, या ये भी आसान सा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। या एस इक्वल्स टू आर थीटा किया सिंपल सा, और फिर ब्ला ब्ला निकालिए आंसर। जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर किया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मज़े का लग रहा है, एस इक्वल्स टू आर थीटा किया, सही है। फिर 2 पाई अपॉन टी किया, फिर आपने मैथ्स का वही वाला दोबारा लेना है और उसको ऑपोजिट कर देना है। ये भी आसान लग रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड का हमें पता है कि आपका ग्राफ यू बनता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो जी एम क्या था, जी एम एम अपॉन आर होता है ना, सही है। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट आपने, हाँ, वर्क डन करना होता है अपने अपॉन आर से, सही। वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, सही। और फिर आपने वही फार्मूला के अंदर वैल्यूज ही पुट करनी है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल। या ये भी सिंपल सा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ निकाली है, फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल ली है, कोई नहीं इतना बड़ा मसला, ये भी आसान सा था। ये आपके पास जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया था, नीचे आपने क्या किया, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर फोर्स अपॉन मास करके दिखा दिया, फिर आपने वैल्यूज़ निकाल दी, और फिर ठीक है, आसान। अच्छा, यहाँ पे क्या किया था हमने, कैलकुलेट द डिस्टेंस एक्स ऑफ पॉइंट एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ मून। ठीक, और दोनों के मासेस गिवन थे। ठीक है, इसका एक्स था और इसका 3.84 × 10⁸ था, सही। फिर क्या किया हमने, डिस्टेंस निकालना था, तो एक सेकेंड, सही। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ये क्या चीज़ है अब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, सही। सो बस उसको इक्वेट ही किया है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ड डन यूजिंग यूनिट टेस्ट मास, और फिर आपने दोबारा करके दिखाया है। ठीक, ये क्या था, shows the path of a comet of mass this much passes around a star of mass this, ठीक है। या पॉइंट एक्स इज़ दिस मच 8.4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्टार। अच्छा, उसने ये डायरेक्ट डिस्टेंस भी दिया है 8 पॉइंट वाई, तो कॉमेट पास इज अ डिस्टेंस उसको, ठीक है, उसका साथ भी डिस्टेंस दिया है। ठीक है, आसानी से निकाल लिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपने हाफ एम वी स्केयर किया, सही, स्पीड निकाल ली। और एक मिनट, यहाँ पे क्या है, हाफ एम वी स्केयर ये आपकी आ रही है ना, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से किया है, सही है। एम वी स्केयर अपॉन आर या की फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, या की ग्रेविटेशनल फोर्स है, इक्वेट किया बस, और कुछ भी नहीं। या आसान, यहाँ बस ख्याल रखा था कि आपने फुल रेडियस लेना था, किसका था, क्या, द अर्थ में बी कंसिडर टू बी ए यूनिफॉर्म स्फीयर। क्या है कि द अर्थ, एक मिनट, हाँ, अर्थ में बी कंसिडर टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास दिस एंड रेडियस दिस। ये रेडियस लिया था, ये आपका टोटल मास था। द ज्योमेट्रिक सैटेलाइट इज इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ 1 डे, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है कि यूज़ द एक्सप्रेशन बी टू डिटरमिन द हाइट ऑफ द, ठीक है, आगे कह रहा है कि ये वाली चीज़ बताएं। तो हमने क्या किया कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ले लिया, सही है, और इसमें से आर निकाल लिया हमने, इसमें से फिर रेडियस निकाला हमने, और फिर हाइट निकाल ली, सिंपल।
या फिर क्या कि 2 पाई अपॉन टी किया ईज टू वेट नॉट अबाउट द इक्वेटर, सिंपल। या ये भी सिंपल है, या सिंपल। अच्छा यहाँ पे हमने इक्वेट किया बस। ये भी आसान सा है। ठीक है, ये क्या है? The Earth has a mean density of this much. It is said that the planet made up of rock. By reference, comment on the possible composition of Jupiter. जुपिटर की ये है और ये आपका सॉलिड है। जुपिटर इज लिक्विड और गैस। ठीक है, ठीक है, सही, सही। अच्छा ये क्या था? कैलकुलेट द हाइट अबव द सरफेस एट विच द ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ इज 1% लेस देन इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। अच्छा इसकी हमने निकाली थी, सही। फिर वो वैल्यू पुट किया हमने। ठीक है, एक और चीज़ भी थी कि ठीक है, ठीक है, टोटल हमने निकाली थी हाइट। सही। या आसान। स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, स्पीड ऑफ द सैटेलाइट कैसे निकाली है? अच्छा एक सेकेंड, कह रहा है कि डिटरमिन द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट व्हेन इन ऑर्बिट। स्पीड निकालने के लिए हमें क्या पढ़ा हुआ था? हाफ एम वी स्क्र और जी एम अपॉन क्या था? जी एम अपॉन आर, ऐसे ही था। एम कैंसिल, हाफ वी स्क्र, जी एम अपॉन आर, 2 GM अपॉन आर। अच्छा एक सेकेंड, द अर्थ में बी कंसिडर, एक मिनट, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 26, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। Work done in bringing a unit as mass from infinity to the point. The Earth may be considered to be a uniform sphere. ठीक है, Earth may be considered to be a uniform sphere of radius this with its mass this concentrated at center. अच्छा एक सेकेंड, अर्थ का उसने रेडियस दे दिया और मास दे दिया। सैटेलाइट ऑफ अ पास इज लॉन्च फ्रॉम द इक्वेटर, इट इज प्लेस्ड इन एन इक्वेटेरियल ऑर्बिट एट अ हाइट अबव द, ठीक है, उसने हाइट दे दिया आपको। Calculate the change in electric potential, gravitational potential energy when for its movement from the surface of the earth to its position to the equatorial orbit. सही। ठीक है, जी एम पॉन, ठीक है, और एक्स का, ठीक है, टोटल डिस्टेंस माइनस हाफ का डिस्टेंस। ठीक है, फिर लिखा हुआ डिटरमिन द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट वन इन ऑर्बिट। यहाँ पे मैंने क्या किया था उस वक्त? स्पीड ऑफ द ऑर्बिट व्हेन इन ऑर्बिट।
अच्छा ये एम वी स्केयर अपॉन आर। अच्छा ठीक है, ये मैंने ऑर्बिट वाला दूसरा लगाना था, सही सॉरी। उसने ऑर्बिट 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 हिट भी दिया हुआ था, सही। ये भी ठीक है, ठीक है। वो यहाँ पे पोटेंशियल निकाला था इसलिए प्लस किया वहाँ पे। ठीक है, ये फिर वही क्वेश्चन आया इस तरह का ही, सेंटर से यहाँ से लेना होगा पॉइंट स्पीड के लिए, और फिर ये वाला ग्राफ बनाया है। Gravitational force attracted GP at infinity is zero when object moves toward the planet. Work is done by the gravitational force because forces towards the planet GP decreases. Potential at moon is greater. Maximum potential is towards the planet. ठीक 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 ठीक। हम्म, ठीक है, आसान सा। वो या मारो मेगा स्केयर वगैरह। Resultant force of both the forces weight and the normal reaction forces toward the center of earth, right, causing centripetal acceleration when, ठीक है, resultant of both the forces is towards the center of the earth, causing centripetal acceleration when velocity is perpendicular to acceleration and velocity is of constant magnitude. अच्छा यहाँ पे हमने इस तरह की थी चीज़, आई थिंक मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे हमने इस तरह की चीज़ की थी, ये ठीक है। यहाँ when the car is at ये वाली, when the car is at the top, resultant force of W and RT is equal, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी डाउनवर्ड्स है, सही। सही सही है, या बस ये था। इसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्ट करते हैं। ये आसान सा चैप्टर था एक। स्टार्ट करने लगे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सही। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले जाने की ज़रूरत है रीजन ऑफ स्पेस फिर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, वही ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, आपको पता है कि ये वाले वो पैटर्न है जो हम ना ग्रेविटेशनल फील्ड में देखते हैं, ये वो पैटर्न है आउटवर्ड्स वाला जो हम चार्ज में देखेंगे, सही है। आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, सही है। या दैट्स इट। क्वांटा ये कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है जो सीखी जाए, ठीक है। ये एफ इज़ इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर्स की, और के कहते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही। उसकी एक वैल्यू होती है, वो डायरेक्ट यूज़ कर लो, सिंपल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड वही फोर्स अपॉन चार्ज, उधर फोर्स अपॉन मास होता है, इतनी सी बात है। अच्छा, और कोई नई बात इधर, अब यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था, राइट, और सॉरी जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता था। इधर क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, सही है। यहाँ पे फोर्स अपॉन क्या कहते हैं चार्ज हो रहा है, सही। और वही ग्राफ सेम टू सेम, पर यहाँ पे याद रहे कि ई का जो होगा ना, ई वाला ग्राफ होगा, उसके अंदर आपने एक लाइन शो करनी होती है 0 से R तक, सही है। अच्छा जी, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, वी के क्यू अपॉन आर, उधर क्या होता है, जी एम अपॉन आर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, के क्यू एक्स्ट्रा होता है, दोनों का मास होता है, सही है। ओके, इट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ऑफ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है कि वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट, ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। उधर यूनिट लगा लें, इधर नहीं लगाना, सही है। पर आई थिंक मार्किंग स्कीम अलाउ करता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर वही जो आपका कॉन्सेप्ट था कि आपके पास इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या होता है कि एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे अब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करना था ना, सो ये आप समझ लें यूँ ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है फोर्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या आ जाता है, के क्यू क्यू आर स्क्वायर। फिर क्या आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या आ जाता है, फोर्स अपॉन और चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, उधर फोर्स अपॉन मास होता था, ठीक है। तो ये क्या हो गया
के क्यू अपॉन आर स्केयर अपॉन आर, ऐसे ही है। सो आर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। सही है। फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आ जाता है। एनर्जी, जब एनर्जी आ जाएगी तब क्या होगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। ओह सॉरी, आपके एक मिनट, मास, फोर्स अपॉन मास होता है ना, तो चार्ज होगा ना, तो आर स्केयर अपॉन क्यू हो जाएगा। तो ये क्यू कैंसिल, तो ये के क्यू अपॉन आर स्केयर हो जाएगा। सही है। अच्छा ये के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, और आपके पास जो फाई आ जाएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे कहते हैं, के क्यू अपॉन आर। सही, ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद करने हैं। अच्छा आगे देखते हैं और क्या चीज़ है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, चाहिए हाँ, अब आपके पास अगर हो ना ऑपोजिट चार्जेस हों, तो आपके पास रूल वही रहेगा, ए से बी जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, और बी से ए जाओगे इंक्रीज़ करेगी। चेक करो, ए से बी गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज़, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़। लेकिन अगर आपके चार्जेस सेम आपके पास हैं, सेम चार्जेस हैं, तो पता होना चाहिए जब आप ए से बी जाओगे, इट इज़ सपोज टू लाइक, आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी नॉर्मल केस में। इस केस में क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगी। ए सी बी, अब आपको दिमाग में सोचो क्या कह रही है, वैसे नॉर्मली ए सी बी कम हो रहा है डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट लिखोगे, ए से बी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगी। सही है। ब्ला ब्ला ब्ला, आई थिंक वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा आपको पता था ई के ग्राफ के अंदर 0 से आर तक लाइन लगाते हैं, लेकिन जब आप वी का ग्राफ बनाओगे तो आपने क्या करना है कि उसके ऊपर लाइन लगानी है एक। सही है, बस इतना ही सी डिफरेंस है। अच्छा आगे आ जाए, यहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का इन्होंने आई थिंक दिया हुआ है आपको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, ये चेक करें। अब ये है ना फोर्स अपॉन चार्ज, तो एफ इज़ इक्वल्स टू ई क्यू भी आप कर सकते हो। सही है। अब आपको पता है ना कि ई क्या आपके पास क्या कहते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ है। सही है। और आपके पास चार्ज आ गया है। ठीक है। अच्छा और क्या जानिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी दिया हुआ है, के क्यू अपॉन आर, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है। तो अब आपके पास के क्यू, अब अच्छा यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अच्छा क्यू वी किया हुआ बेसिकली, ये अपने डेल्टा, मतलब बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है, वी को इन्होंने किस लिए स्टैंड किया हुआ है, फाई के हिसाब से, फाई क्यू। सो बेसिकली क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन गई। सही है। अच्छा यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपके पास वी अपॉन आर का ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका जो ग्रेडियंट आएगा ना वो नेगेटिव, वो ग्रेडियंट किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। यहाँ पे क्या देखा, ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। सिमिलरली ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल गिव द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बस एक एक स्टेप ऊपर आता जाएगा। सही है। ये ग्राफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आपके पास, सारे इंपॉर्टेंट, चलो सारी कर लेते हैं। ओके, आज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर तो आपके पास चार्जेस सेम है, ठीक है, तो आपके पास ई और वी का अगर दो के ग्राफ आएंगे, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब ई का ग्राफ होगा एक लाइन लगानी है जैसे लगाते हैं हम, और फिर एक लाइन ऊपर से यूँ लानी है और फिर नीचे ले जानी है। सही है। अगर आपका वी का ग्राफ है तो यूँ लानी है, यूँ लानी है और फिर यूँ कर देना है। सही है। सो बेसिकली क्या है, ठीक है, तो अब अगर आपके पास ई का ग्राफ है, चार्जेस सेम है, सही है, तो अब आपको पता होगा ये एक लाइन लगा देनी है कि ये लाइन लगा देनी है, फिर यहाँ से लेके जाना है यूँ। सही है। इसको एक बार फिर देख लें, यहाँ पे नीचे से लेके जाना है फिर ऊपर की तरफ लेके जाना है। अच्छा अब अगर आपके पास हो जाता वी का ग्राफ होता, किसका होता वी का, तो ये कैसे बना था, यूँ, एक मिनट चलो इसको नीचे करके बनाए, नहीं चलो यहाँ बना लेता हूँ, यूँ ऊपर भी हो सकता है नीचे भी कैसे हो सकता है, लेट मी सी।
हाँ ऊपर भी बनाया है सर ने, सही। अच्छा ये ग्राफ है जब आपके पास सेम होगा। अच्छा अब क्या होगा, अब पता होना चाहिए कि अब अगर आपके पास आ जाए इसकी इक्वेशन किस तरह हैंडल करनी है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है आपके पास बेसिकली, ये किस चीज़ का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला है, सही है। सो इन दोनों को माइनस करोगे, सही। और यहाँ पे क्या के क्यू, क्योंकि आपको पता है 5 में प्लस हो रहा होता है। अच्छा यहाँ पे क्या है, जब आपके पास ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो अब आपका ई का जो ग्राफ होगा वो पॉइंट्स आपके वहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपका ग्राफ यूं यूं यूं, सही है। किस तरह होगा, किस तरह होगा, ये यूं होगा, यूं होगा, यूं यूं, सही है। ये चेक करें किसका ग्राफ है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है लेकिन डिफरेंट साइंस के लिए। अच्छा अब आपके पास वी का ग्राफ कैसा होगा, वी के लिए आपको पता है लाइनें यूं होती हैं, यूं होती हैं, फिर एक नीचे की तरफ जाएगी और फिर ऊपर की तरफ आएगी, सही। यूं नीचे की तरफ जाएगी, फिर ऊपर की तरफ आएगी और यूं, यहाँ पे मुझे फिर जिन से निकल गई अपने, यूं 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 यूं। अच्छा यहाँ पे आसानी होगी अगर मैं ड्रॉ कर लूँ। अच्छा यूं, ये दोबारा अच्छा आगे क्या होगा, यूं करके एक लाइन आएगी और फिर यूं लाइन आएगी, कुछ इस तरह का बनेगा यार, एक सेकेंड। आई थिंक यूं करके थी, एक यूं करके थी ना, या चेक करता हूँ, ठीक है। यूं और फिर यूं करके, सही। अब हमारे पास चार ग्राफ हमें पता लग गए हैं। एक ग्राफ था यूं 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 यूं, फिर एक था यूं करके यूं, फिर एक हमने किया यूं यूं यूं, राइट। अब ये वाला ग्राफ में से बस इसकी लाइन यहाँ पे आ जाती है लेकिन वो ई का बन जाता है। फिर आपको पता है कि आपके पास क्या कहते हैं, जो यहाँ का वी का ग्राफ है यूं यूं यूं, वो बेसिकली इस टाइप का ग्राफ है लेकिन थोड़ा सा अपोजिट करके क्योंकि उसके अंदर बन रहे हैं, सही। अब हम कोशिश करते हैं कि अगर हमसे चारों एक साथ बन जाएँ, ठीक है, सही, ओके। अब अगर हमने स्टार्ट करना हो कि आपके पास क्या है, थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट करते हैं। डिफरेंट साइंस हैं, डिफरेंट क्या है, साइंस है। अब एक वी का ग्राफ कर लेते हैं और एक ई का ग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वी का ग्राफ है तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, फ़ौरन दिमाग में लेकर आए क्या होता है उसका वी का ग्राफ में, एक लाइन यूँ होती है, एक लाइन यूँ होती है, सही। सो अब एक एक यूँ करके लाइन आ रही होती है और एक यूँ करके लाइन आ रही होती है, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा और क्या होता है, अच्छा ई का ग्राफ कैसा होता है, उसके लिए हमें पता है कैसे। वैसे तो जब हम नॉर्मल कर रहे होते हैं ना वो यूँ होता है, सॉरी यूँ करके होता था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यूँ यूँ यूँ, सही है। अच्छा ये आ गया। अच्छा अब आपके पास अगर डिफरेंट साइंस हो, एक ई का होगा एक वी का होगा, वी का भी हमें पता है कि कैसा था, यूँ यूँ, ठीक है। और आगे पास ई का ग्राफ कैसा होता है, यूँ यूँ और यूँ करके, सही। इसको एक बार फिर देख लेते हैं, ई का ग्राफ कैसा है, यूँ यूँ यूँ, और इसका ग्राफ कैसा था, यूँ करके यूँ और फिर यहाँ पे क्या है, यूँ नीचे की तरफ और फिर बाहर की तरफ और फिर यूँ 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 यूँ, सही है। या ये ग्राफ है। अच्छा आगे आ जाए। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ये ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू भी होता है, और ई क्या होता है आपका, डेल्टा वी अपॉन डी भी होता है, ये याद करना है। ई के ग्राफ के लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है, वी के ग्राफ के लिए एक नीचे की तरफ लाइन जा रही होती है, लीनियर होता है, सही है। अच्छा और क्या है, यहाँ पे वी अपॉन डी के लिए ई का ये है, वी का ये है, और आपके पास वी का यूँ है, ई का यूँ है, सही है। वही हर चीज़ सेम टू सेम, ये आई थिंक आता नहीं, कभी भी नहीं आया या। अच्छा component perpendicular to the field horizontal v cos theta remains constant।
अच्छा छोड़ दें से यो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डी होता है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, सही है, एफ नॉट इज इक्वल्स टू एम ए होता है। ओके यहाँ पे क्या है, फॉर कंपोनेंट पैरेलल टू द फील्ड हॉरिजॉन्टल ई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू, एफ इज इक्वल्स यूज इक्वल यूनिफॉर्मली इज मोशन टू कैलकुलेट द पाथ फॉर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड नो फोर्स नो एक्सेलरेशन वी रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कांस्टेंट इसकी बात करें डेल्टा वी, क्योंकि आपके पास लाइनें यूँ हैं फील्ड लाइन्स, और आपके अगर परपेंडिकुलर उस पर लिखा हुआ है नो फोर्स नो एक्सेलरेशन वी रिमेन्स कांस्टेंट, उसके ऊपर आप स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं, सही है। ये हमने कर लिया चैप्टर कह रहा हूँ उसकी नोट्स पढ़नी है, अब इसके पास पेपर से गो थ्रू करते हैं, सही है। एक मिनट एक बार दोबारा कर लेते हैं। अगर आपके पास हो डिफरेंट साइंस हो, इस चलो सेम साइंस हो, सही है। सेम साइंस के लिए अपनी ग्राफ बनाना है, ये बनेगा यूँ, सॉरी यूँ यूँ ई का बनाते हैं, यूँ सॉरी यूँ करके कुछ बनता है, ठीक है एक सेकेंड। ये यूँ करके नीचे की तरफ, सॉरी मैंने ख़राब बनाया कैसा, सही है यूँ करके बनता है, सही। अच्छा अब वी का अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, यूँ यूँ करके बनता है, ठीक है। अब अगर आपके पास डिफरेंट साइंस हैं, वी का ग्राफ बनाना है, तो अब आपको पता है कि वी का ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा सबसे पहले ई का ग्राफ कैसे होगा, पहले इसको बिल्कुल उधर अपोजिट करना होता है, ये आपका हो गया ई का ग्राफ हो गया। और अब कैसे होगा, यहाँ पे वी का ग्राफ, ये यू लाइन बना लें, एक यू लाइन बना, फिर इसका अपोजिट होगा कुछ यूँ यूँ, सही। ये टोटल ग्राफ है आपके, ठीक है। ये अगली बार भी जब रिवीन करेंगे तो एक बार बना लेंगे, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है तभी मैंने किया है थोड़ा पता। अच्छा यहाँ पे भी मैंने पहले बनाए हुए थे, ये ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी एम अपॉन आर स्केयर, के क्यू अपॉन आर स्केयर, जी एम अपॉन आर स्केयर, एफ अपॉन एम होता है के क्यू अपॉन आर स्केयर, फिर क्या है डेल्टा फाई एम है, फिर के क्यू अपॉन, ठीक है वही हर चीज़ है। अच्छा ऊपर बनाए हुए मैंने, ये आपके पास ये किसका ग्राफ है, यू वाला, ये आपके पास है सेम साइंस ई के लिए, ये आपके पास सेम साइंस वी के लिए, ये आपके पास जी का ग्राफ है। अच्छा आ जाए, कह रहे हैं कि आपके पास पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस का ग्राफ बना दें, तो पोटेंशियल का ग्राफ मांगा है, सही है। ओके पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा, आपको पता है पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनता है, के क्यू अपॉन आर, तो बेसिकली क्या है पोटेंशियल का आर के साथ बन रहा है, सही है। तो आपके पास ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। कह रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का बना दें, अब ये क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्केयर, सही है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बनेगा ग्राफ, सही हो गया। लेकिन ई की वैल्यू यूँ होगी और आर की वैल्यू यहाँ से ऊपर की तरफ करनी है। अच्छा आगे क्या है, रेडियल फील्ड लाइंस दे अपीयर टू कम टू फ्रॉम सेंटर, ये आसान था, इसको छोड़ दें। यहाँ पे आपको पता है मैथ्स और ठीक है जी, डेल्टा फाइव यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ओके कर लेते हैं। द अल्फा पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस इलस्ट्रेटेड फिगर 5.1। ये आपके पास गोल्ड न्यूक्लियस है 79, आपके पास इसका चार्ज है और एनर्जी इसकी गिवन है। अल्फा पार्टिकल का आपको पता है टू टू आपके पास होते हैं न्यूट्रॉन्स हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही। मैथ्स नंबर इसका 4 है, 4U, यानी द गोल्ड न्यूक्लियस हैज चार्ज 79 द गोल्ड न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल मे बी अज्यूम टू बी पॉइंट एज पॉइंट चार्जेस लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द गोल्ड न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल्स एज एनर्जी को इन्होंने दे दिया है, सही। तो अब लिखा हुआ द अल्फा पार्टिकल डज नॉट कोलाइड विद द गोल्ड न्यूक्लियस, शो दैट द रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस मस्ट बी लेस दैन 4.7 10 की पावर -14 मीटर, सही। तो अब आपके पास डेल्टा फाइव एम है, फाइव एम का मतलब यही है कि आपने क्या किया हुआ है, बेसिकली आपने क्या किया है, वी क्यू लगाया है और आपने क्या किया है, आपने ई किया है, सही है। तो अब आपके पास एनर्जी गिवन थी, सही है, और फिर क्या किया, के क्यू क्यू अपॉन आर किया, सिंपल आर निकाल दिया। फिर क्या किया कि डिटरमिन द एक्सीलरेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल फॉर अ सेपरेशन ऑफ दिस मच,
बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल्स। सही, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू अपन एक्स स्क्वायर किया है, तो अब आपके पास फोर्स आ गई है। इस फोर्स को वापस आपने पुट इन करके आपने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाली, सिंपल। और फिर लिखा हुआ है जी, वाई द गोल्ड फॉयल मस्ट बी वेरी थिन, मल्टीपल डिफ्लेक्शन विद द न्यूक्लियस डोंट अकर। सही, कह रहे हैं कूलम्स लॉ बताएं, द 2 पॉइंट चार्जेस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर विच इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। ये आपके पास पूछ रहा है कि ओके सही है, मैं चलो ऐसा नहीं करता, खाली अपनी ऊपर से कर लेता हूँ। अच्छा, आपके पास है एक ई का ग्राफ दिया हुआ है, उसके पास यूं करके जा रहा है और उसके साथ यूं करके जा रहा है। सही है, अब ये पूछ रहे हैं कि इसका ग्राफ है, तो अब अगर हम ना फ़ौरन ना एक स्पीड के साथ ना एक यूं बनाएं और एक यूं कर लें। सही, और दोनों के ई के ग्राफ बना लें। ये आपके सामने सेम साइन की हैं, ये डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन के लिए आपको पता है कि आपने क्या करना होता है, यूं 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 यूं, और दूसरे के लिए क्या करना होता है, यूं यूं या। अब मुझे बताएं कि ये कौन सा ग्राफ किसके साथ मैच कर रहा है, आपको समझ आ गई है ये किसके साथ मैच कर रहा है, सेम साइन। सही है, सेम साइन, सही है। ओके, या ये सेम साइन है, सेम साइन मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब आगे पूछ रहे हैं एक्सप्लेन वेदर द टू स्फीयर्स हैव चार्जेस ऑफ द सेम ऑपोजिट, तो आप सेम साइन बिकॉज ई इज इक्वल टू 0 एट 3.3 सेंटीमीटर एंड फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। लिखा हुआ है प्रोटोन एट पॉइंट पी वेर एक्स इज इक्वल्स टू, क्या कह रहा है कि अब प्रोटोन इज एट पॉइंट पी, सही है, एक्स इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सही है, डिटर्मिन द एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोटोन। सही है, अब आपको क्या कहती हैं, क्या करना होगा। अब अगर आप मिसाल के तौर पे आपको पता है कि एक सेकंड, ग्राफ किसका है, ये ई का उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है। सही है, सो इस ई के ग्राफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लेट मी थिंक, या के पास हो गया 5 हो गया, या के पास 1 रह गया। सही, ओके, एक्सेलरेशन निकालनी, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए। सही, अब फोर्स और किस तरीके से निकल सकती है कि जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे फोर्स अपॉन चार्ज, तो एफ इज़ इक्वल्स टू ई क्यू हो सकता है, ऐसे ही है। तो अब आपने ई क्यू डाला है और इज इक्वल्स टू एम ए डाला है। अब आपने क्या किया कि उसने कहा था कि 5 सेंटीमीटर के ऊपर, तो 5 सेंटीमीटर के ऊपर चेक करें कितना आ रहा है, 3 × 10⁻³ चार जब कि अब डालेंगे 1.6 10⁻⁻19। मैथ्स आप डालेंगे कितना, मैथ्स आपने प्रोटॉन का डालना है 1.67 10⁻⁻27, और फिर आपने एक्सेलरेशन निकाल लेनी है। आसान, मैंने वैसे किया था ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। ओके, अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि फिगर 6.2 स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम, गिव द रीज़न फॉर द वैल्यू यू हैव चोज़न। ठीक है, रेट ऑफ चेंज का पूछ रहा है कि आप कह रहा है कि अगर आपके पास ई का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का अगर आपके पास ग्रेडियंट हो तो वो क्या देगा, क्या देगा, एट एक्स इक्वल्स टू 6 फील्ड, क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, आई डोंट नो, स्ट्रेंथ, एक मिनट, एफ ई इज द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, एट विच वैल्यू ऑफ एक्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछ रहा है, क्या बताएंगे किस पर मैक्सिमम होगा। यहाँ पे अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे है ना, एक है यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो इसका जो पॉइंट पे जो ग्रेडियंट होगा, सही, वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। वो यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता लिखना चाह रहा था, द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मुझे याद नहीं मैंने कैसे किया था इसको, पर आई थिंक यही लॉजिक थी। ओके, आगे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। A second isolated metal sphere also with a charge q has a radius 52. Calculate additional charge in terms of q that may be stored in the space before electric breakdown occurs. बस एक दफ़ा करें, आई थिंक उस टाइम भी याद था इतना सही। ओके, अच्छा, ये किसका ग्राफ है, ये भी आपको पता है, सेम चार्जेस का, ठीक है। all the charges electric field does not obtain, but the field is due to the both charges। फिर क्या किया कि
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए की है, सही। क्यू ए क्यू बी, 10 का स्केयर 5 का स्केयर, हाँ ये आसान है। ए वर्ड दैट इज ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, आपने लाइन बना दी, फिर आपने पोटेंशियल का बना दिया, सही, सेम साइन था, सिंपल, ठीक है, वही फील्ड सेम डायरेक्शन, वही एक ही बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द स्फीयर इज 0, सही है, 4.5, ठीक है। यहाँ पे वही एक्सेलरेशन वाली वही सेम क्वेश्चन की जो टाइप है, ये कुछ भी नहीं है भाई। ये नहीं, अभी नहीं। या यहाँ पे बी क्यू वी लग रहा है, तो यानी नहीं, बी क्यू वी नहीं लग रहा। डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, ठीक है, वही सिंपल सिंपल, ठीक है, इसे छोड़ दें फिलहाल। ये कि वही सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी ब्ला ब्ला ब्ला, वही सारा कुछ है। अच्छा, पूछ रहा है कि ठीक है, ठीक है, मतलब इतना कोई हार्ड शार्ड नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे डायरेक्ट चार्जेस का किया हुआ है उसने, क्या आप डिस्टेंस के साथ आप कर दें सॉल्व इसे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज तो ये बेसिकली यूँ है, एफ इज़ इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्केयर है, सही है। या सो ये इस तरह कर रहे हैं शायद, के क्यू क्यू अपॉन आर स्केयर, सो बेसिकली वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आर स्केयर हो जाएगा, वो भी ऑपोजिट करके लिखना पड़ेगा, ऐसे ही है। 11 और 9, तो ए के ऊपर आपका 11 आया, नहीं 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 नहीं, ऑपोजिट आना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे 11 आया है, सेंटर फ्रॉम ए से आपका सेंटर पे 11 आ रहा है, ऐसा ही है। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने किया हुआ सॉल्व, के क्यू अपॉन आर स्केयर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का है ये, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ही बताना था, सही है। या वही सारा कुछ हाफ एम वी स्केयर, वही सारा कुछ ब्ला ब्ला, ठीक है। इसका जब ग्रेडियंट लेंगे तो आपके पास ई की वैल्यू शायद आए, वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से 0, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि वी क्यू इज इक्वल टू हाफ एफ वी स्केयर, वी इज़ इंडिपेंडेंट बिकॉज सेपरेशन इंक्लूडेड। क्वेश्चन क्या था कि the helium nucleus free to move between plates by considering energy changes of the helium nucleus, explain why the speed at which it reaches the plate B is independent of the separation of the plates। क्या होगा कि V इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ सेपरेशन इंक्लूडेड, ओके, एक सेकेंड में डिफरेंस निकल गया है, हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंट, वही सारा कुछ है, सेम। अच्छा, यहाँ पे कुछ लग रहा है मज़े का, ओके, ये किसका ग्राफ है, ई के हमने दो ग्राफ पढ़े हुए हैं, एक हमने पढ़ा हुआ है यूँ डिफरेंट साइन का, और एक हमने पढ़ा हुआ है यूँ 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 करके पढ़ा हुआ है, सही है। ठीक है, ओके। या तो अब ये ग्राफ आपका डिफरेंट साइंस के लिए था, सही है। या सेम बिकॉज सिमेट्रिकल, ठीक है जी। फिर क्या किया, 3 to 5 एक्सेलरेशन आपकी डिक्रीज़ हो रही है, फिर आपका मिनिमम है 5 to 7 इंक्रीज़ हो रही है,
आसान, फिर वही ग्राफ वगैरह, चार्ज निकालना है तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, एक 4 पे और 8 पे, टोटल पे आपने चार्ज निकाल लिया। ओके, फिर वही स्पीड वगैरह, ठीक, सिंपल 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 डेल्टा वी अपॉन डी, सही, या वही ग्राफ वगैरह है। आई थिंक इतनी कोई बड़ी लॉजिक वगैरह नहीं है, वही कुछ है, सही। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड की बारी है, सही। स्टार्ट करना था हमने, लाइक मैं ना इन तीनों का एक साथ अच्छा, ये 6 चैप्टर एक साथ, और फिर ये लाइक छोटे से हैं एक साथ, कल परसों तक हो जाएगा कंप्लीट। ओके, अब हमने स्टार्ट करना था मैग्नेटिक फील्ड, सही। ओके, लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, रीजन ऑफ अ स्पेस दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक पोल ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑन अ करंट कैरिंग वायर। What produces a magnetic field? A magnetic pole, a moving charge, a current carrying wire. Some examples of magnetic material: iron, nickel, cobalt, and steel. फिर लिखा हुआ magnetic field patterns, direction of the field lines shows direction of the force on a force magnetic north pole. बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है, सही है। ओके, राइट हैंड ग्रिप रूल में क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि लाइक जो डॉट होता है इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और करंट इनटू द पेपर का मतलब क्रॉस होता है, ठीक है। मतलब ये समझ लें कि ये बुलेट है, बुलेट आपकी आँख की तरफ आ रही है, तो अब समझें आउट, और ये इनवर्ड्स, सही। अब आपने अगर लाइक राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका थंब है वो नॉर्थ पोल को कर रहा है, और आपकी जो फिंगर्स हैं करंट को कर रही हैं। ठीक है, अब इमेजिन करें कि ये वाला है, इसको ये वायर है, इस वायर को आप पकड़ लें, सही है। अब आपको पता है कि जो इसका करंट है ना आउट ऑफ द पेपर आ रहा है, सही। अगर अगर करंट आपका आउट ऑफ द पेपर आ रहा है, अच्छा इसको नहीं, ये ऐसे नहीं, आपने चेक करना है कि आप अपने ना कल्स जो है आपके ना, जो मैं बताता हूँ एक सेकंड आराम से। ये जो आपके पास है ना क्या कहते हैं, साइन लगा हुआ है, ये वाला एरोज़ लगे हुए छोटे छोटे, ये एरोज़ आपको बता रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे करंट जा रहा है, यानी किस साइड पे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर आप लोग अपने थंब की फिंगर्स को, मतलब इस अपनी जो आपकी फिंगर्स है ना राइट हैंड की, इस तरह कर्ल करें कि वो क्या जा रही हो, राइट हैंड मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही हो, सही है, सही। अब अगर आपके पास होगा ना, अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगी जो आपका थंब है वो आपके ना स्क्रीन से आउटवर्ड्स आ रहा होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास फील्ड लाइंस आएंगी, और आपके पास जो करंट होगा वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा। अच्छा, आगे है सोलेनॉइड, अलाउइंग फैक्टर्स टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मोर करंट, मोर नंबर ऑफ टर्न्स, इंसर्टिंग एन आयरन कोर इनटू द कॉइल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एवरीथिंग इजी पीजी। As the sun start to flow, the copper rod move because the magnetic field exert a force on a copper rod. Direction of force is found using the Fleming's left hand rule. अब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपका जो थंब होता है फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, अब आपकी जो सेकंड मिडिल फिंगर है ये आपको करंट को बता रही है, और फील्ड लाइंस आपकी राइट फिंगर को बता रही है, यानी राइट फिंगर आपके लेफ्ट हैंड की। If only the current or the magnetic field is reversed on at a time, then force reverses. If both current and magnetic field are reversed together, the force stays. ये तो obvious है, वो तो समझ आ जाएगी। लिखा हुआ magnetic magnitude of the force is found using the formula F is equals to B I L sin theta। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फोर्स फॉर न्यूटन, magnetic flux density is basically d, length of the wire in a field and angle between the current and the magnetic field line, सही। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर आपका एफ और थीटा का ग्राफ होगा तो यूं बनेगा, और अगर आपका एफ साइन थीटा का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन बनेगी, सही। ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ना वो, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे समझ आएगी, आई थिंक यहाँ पे से क्लियर नहीं होगा, आगे होगा। कह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट करंट एंड पर यूनिट
and per unit length of the conductor when the current is perpendicular to the field। तो बेसिकली आपका जो करंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है फील्ड के, तो जितना आपका एंगल बनेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो अब आपके पास लाइक उस पर फोर्स नहीं लग रही। सही है, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे बता रहा है कि लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है बी और एफ अपॉन आई एल आ जाता है, और फील्ड लाइंस जो आपका करंट है परपेंडिकुलर जाता है, लेकिन जो करंट है ना, सही है, ये जो करंट है आपका, सही, ये किसके परपेंडिकुलर है? फील्ड के, फील्ड लाइंस के। अच्छा आगे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि क्या कहते हैं, हॉल वोल्टेज आ गया। हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला है बी आई अपॉन एन टी क्यू। सही, और हॉल वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। सही है, यहाँ पे बी वो बता रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए। अगर आपके पास W इज इक्वल्स टू बी आई एल, ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या है कि मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन अ मास बैलेंस, its mass is equals to weight is equals to mg is recorded as current is passed through the wire, magnetic flux exert a force when it using, आप force इससे निकाल सकते हैं, the wire will exert an equal and opposite force on the magnet, न्यूटन थर्ड लॉ हो जाएगा। if the force on the wire is upward then the magnet is pushed downwards and the reading on the balance increases। तो बेसिकली आप याद रखें, अगर आपकी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए आपका जो थंब है वो अगर फोर्स बता रहा है अपवर्ड्स, तो आप समझे कि डाउनवर्ड्स फोर्स लग रही है, एक न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से जो आपका बैलेंस की रीडिंग आएगी वो इंक्रीज आएगी। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, द टू कंडक्टर ईच प्रोड्यूस देयर मैग्नेटिक फील्ड एंड सिंस दे आर प्लेस्ड इन ईच अदर्स मैग्नेटिक फील्ड दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास दो इस तरह के कंडक्टर हैं और उन दोनों कंडक्टर की जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, इट डज़ मीन दैट कि वो आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ये एक रूल है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर तो दोनों कंडक्टर्स की डायरेक्शन एक जैसी होगी, लाइक दोनों अगर लाइक फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो उन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ पेयर, बिकॉज फोर्स ऑन ईच वायर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करंट्स। अच्छा, ये बड़ी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाली, कि अगर तो आपके पास व्हेन करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन तो आपके पास मैग्नेटिक आपकी जो फोर्स लगेगी वो इनवर्ट लगेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, फोर्स आपकी लेफ़्ट साइड पे लग रही है, तो करंट आपका कहाँ जाएगा? यू शुड नो दैट। सही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, आपका फोर्स लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है, आपका करंट इनसाइड द पेज है, तो अब आपका फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? एक बार अपने लाइक फिंगर्स के ज़रिए चेक कीजिएगा। अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड रूल है, इसमें फोर्स मेरी लेफ़्ट साइड पे लग रही है, सही है, करंट इनसाइड द पेपर लग रहा है, सही, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या अब मेरी जो आपके पास मिडिल फिंगर है ना, वो आपकी जा रही है करंट को बता रही है, तो इनसाइड द पेज जा रही है, और जो आपके पास क्या कहती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपकी डाउनवर्ड्स है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डाउनवर्ड्स है, फोर्स आपकी लेफ्ट साइड पे लग रही है। ये आपको याद करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डाउनवर्ड्स आए, करंट आपका इनवर्ड्स हो, फोर्स आपका लेफ्ट हो, सही है। इसी को अपोजिट कर लेंगे व्हेन करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन आई वुड रिकमेंड जब भी वो पेपर में पूछे सेम डायरेक्शन का एक याद, क्योंकि एक ही याद करें उसको लिख दें, वहाँ पे बैठ के नई लॉजिक्स ना लगाना। फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल्स बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब आपके पास देखें यहाँ पे एक वो ऑर्बिट आपका बन रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट बन रहा है, यानी ग्रेविटेशनल आपके पास आ रही है, से निकल गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीम ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनसाइड है, सही है, आपके पास जो वेलोसिटी आप समझिए आपका करंट है, सही है। सो अब आपको क्या पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी इनसाइड है, करंट आपका लेफ्ट साइड है, फोर्स आपकी अपवर्ड लग रही है। अब आपकी फोर्स अपवर्ड क्यों लग रही है? अब आप सोचेंगे नीचे क्यों नहीं लग रही, इस वजह से नहीं लग रही क्योंकि आपके पास पॉजिटिव बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पे चेक करें, बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपके पास सारी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? आपके फोर्स पॉजिटिव आइन समझ लें, पॉजिट्रॉन समझ लें, जो भी जो आपके पास फोर्स होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगेगी, सही है, और हर एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि
Force on a positive particle will always be along the field line. Force on a negative particle will always opposite to the field line. Force is always in the same direction, so it is not a centripetal force and path is not a circular but parabolic. आगे है मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले हमने F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा किया है। अब हमें पता लग रहा है कि बी क्यू वी साइन थीटा बी होता है। बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्यू फॉर चार्ज ऑन अ पार्टिकल, साइन थीटा को एंगल बिटवीन दी वेलोसिटी एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, और आपका वी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने पहले भी किया था कि अगर तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू हो गया। चार्ज ऑन द पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्ट्रेंथ फोर्स, आपको पता है कि ई होता है वी अपॉन डी। तो अगर आप वी अपॉन डी क्यू भी करते हो तो आपके पास एक नया फार्मूला जनरेट हो जाता है। अब आगे है कैथोड रे गन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपकी इमिट हो जाती हैं। हॉट फिलामेंट कैथोड होता है। यहाँ पे आप लोग हमेशा ये बड़ी सख्त इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है तो लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आपके पास होती है पोटेंशियल इनटू चार्ज, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसके फार्मूला के ज़रिए आप एक नया फार्मूला बना लेंगे स्पीड का। फिर है ऑर्बिटिंग चार्जेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये है कि आपका एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर कह रहे हो, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर होगी, फोर्स की डायरेक्शन निकाली, फिर स्पीड भी बता दी। बी क्यू वी क्या है, आपके पास एक फोर्स है जैसे बी आई एल होता है, तो बी क्यू वी। फिर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल किया, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन बी क्यू। आगे आपके पास एक मिनट एम वी, एक मिनट आर इज, एक सेकेंड लेट मी थिंक। हाँ, यहाँ से v कैंसिल हुआ, एक v यहाँ से कैंसिल हुआ, r आपका वहाँ चला गया, तो इट बिकम्स b एम वी अपॉन बी क्यू। अच्छा, यहाँ से ओके, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b एंड r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू q। सही है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है q अपॉन m, ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। b q v इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन m, q अपॉन e इज v अपॉन b r। पार्टिकल इज गिवन काइनेटिक एनर्जी बाई एक्सिलरेटिंग इज थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड एनोड वोल्टेज। तो ये आपके पास वी क्यू हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा। इसके ज़रिए आप दोबारा इसको इनपुट करेंगे तो एक नई प्रोडक्ट, एक नया फार्मूला बन जाएगा। ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपको हम बताया था कि अगर आपके पास सेम एक दो कंडक्टर हों और सेम करंट पास कर रहा हो, तो हमें बताया गया था कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास सेम कंडक्टर हो, ठीक है, सही, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डाउनवर्ड्स हो, करंट की आपके पास जो डायरेक्शन हो इनवर्ड्स हो, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन आपकी पता है, आपकी इस साइड पे होगी, और फील्ड लाइंस इज डाउनवर्ड, ठीक है, और आपको पता है फोर्स इज़ लेफ्ट। सही है। जैसे ये याद किया था, इसी तरह अब हमने एक और चीज़ भी याद करने लगे हैं, क्योंकि ये रिपीट चीज़ें हैं, इसमें मार्क्स नहीं कटाए जाते, क्योंकि हर साल पेपर में इस पूरा क्वेश्चन आता है, जैसे केमिस्ट्री में भी आते हैं। सही है। वो नए क्वेश्चन कितने बनाए, या एक सेकेंड, यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता है कि आपने वेलोसिटी सिलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल लिखना है। तो अब आपके पास पता होगा आपको कि आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स बना रही, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं। सही है। और यहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजार रहे हैं। अब आपको पता है कि वैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से पॉजिटिव पार्टिकल गुजार रहे होते तो उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन अब एफ ई की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन गुजार रहे हैं। सही है। आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द पेज होगी, हमेशा याद रहे, और जो बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं विद सेम स्पीड मूव करेंगे। लाइक यहाँ पे डिफरेंट स्पीड के होंगे, यहाँ सेम स्पीड के गुजरेंगे। सही है। जो आपके पास आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो आएगी उसकी डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ना जो एक फॉर एग्जांपल अगर मैं ना एक सेकेंड, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सही है। अब एक चार, अब आपको पता होना चाहिए कि मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने किस साइड पे यूज़ करना है। क्या कहते हैं, आप नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर यूज़ कर रहे हो, यानी जो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन आएगी उसका आप रिवर्स करके लिखोगे। सही है। पॉजिटिव के लिए होता है पार्टिकल होता है तो बिल्कुल मसला नहीं था, वही लिखनी जो आनी थी। लेकिन नेगेटिव पार्टिकल के लिए आप डिफरेंट करोगे, यानी अपोजिट कर दोगे। आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए आप डायरेक्शन बना लो,
ठीक है। अब आपका एक पार्टिकल आपका इस साइड से इंटर हो रहा है, सही है। अब क्या हो रहा है कि आपको पता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द पेज है और इलेक्ट्रिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इस साइड से स्पीड से जा रही है, यानी करंट की जगह तो फोर्स आपके अपवर्ड्स आ रही है, लेकिन अब आप फोर्स डाउनवर्ड शो करोगे, सही है। एफ ई आपका ई क्यू होता है और एफ बी आपका बी क्यू वी होता है। इसको अगर इक्वल करोगे तो ई अपॉन बी आएगा। ओके, ये बड़े मजे का क्वेश्चन होता है हॉल इफेक्ट का, रिपीटेड। द करंट इज पास थ्रू द स्लाइस ऑफ अ कंडक्टर, सही है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो एज शोन द मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन सो दे कैन रिफ्लेक्ट एज शोन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कॉज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड टू रिवर्स एंड देन रिवर्सिंग इट as electron accumulate on one side of the electric field is also set up inside the slice. Electron field build up, it exerts an increasing force on electron opposite to the magnetic force. Eventually electron pass through a non-deflected but a voltage is set up. ये मैं जब पेपर कर रहा हूँ तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा दूंगा तो समझ आ जाएगी। अच्छा, आगे क्या डेरिवेशन फॉर द हॉल वोल्टेज क्या होती है? ई क्यू इज इक्वल टू बी क्यू वी। ई आपको पता है वी एच अपॉन डी होता है, तो वी एच अपॉन डी क्यू बी क्यू वी। फिर आपके पास वी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए क्यू आ जाता है, उसको सब्सिट्यूट करेंगे तो एक नई चीज़ बन जाएगी, ठीक है। फिर आपको पता है कि ए अपॉन आपका डी टी होता है, तो आपने डी टी लिख देना है, फिर नीचे से डी कैंसिल कर देना, तो बी आई अपॉन एन टी क्यू आ जाएगा, सिंपल। ओके, अब इसके साथ हम ना ऊपर वाले नोट्स भी कर लेते हैं ताकि एक साथ ही उसके टॉपिकल स्टार्ट कर दें। ओके, यहाँ पे क्या है कि ला 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 अच्छी ज़रूरत नहीं है। हाँ, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड द मैग्नेटिक इज स्टेशनरी मूविंग द मैग्नेटिक फास्टर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूजिंग डायरेक्शन ऑफ मूव्ड और पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर रिवर्स्ड। ये बस ये बता रहा है कि आपकी किस तरह स्पीड इंक्रीज की जा सकती है। वाई द नीडल मूव बिकॉज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड करंट फ्लोज बिकॉज ईएमएफ इज ओनली इंड्यूस्ड व्हेन द मैग्नेट मूव्स। ओके, बिकॉज मैग्नेट फ्लक्स बिटवीन द कॉइल डज नॉट चेंज द ईएमएफ डज नॉट चेंज। Why an EMF is produced? When the magnet is moving, magnetic flux in the coil change. They induces an EMF in the an EMF in the coil. Why does the needle deflect when magnet is moved faster or stronger magnet is used or a number of turns in the coil are increased? Also, area of coil increase because the rate of change of magnetic flux linkage change. Because the current induced in the coil must always oppose the change of, ठीक, अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ना 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 ज़रूरत नहीं है आसान से। हाँ, अगर आपके पास क्या हो कि व्हेन कॉइल इज मूव रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल चेंजेस सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन करंट फ्लोज। या फिर ये है कि व्हेन द करंट इज मूव थ्रू द मैग्नेटिक कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द वायर इन करंट फ्लोज। फिर क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज बी ए वेयर बी इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड परपेंडिकुलर टू एन एरिया। वेबर कहते हैं इसका यूनिट है, सही है। यहाँ पे इसका भी एंगल बनता है, तो ये आपको एंगल निकाल रहे हो बी कॉस थीटा वाला, फिर इज इक्वल टू एरिया कर देना, सही है। ओके, इसका फार्मूला क्या है? एन थीटा। एन थीटा यानी आपके पास थीटा के अंदर बी ए आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है? एन बी ए, सही। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। फिर आता है द मैग्नेट, फेराडेज लॉ के लिए आता है द मैग्नेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। डेफिनेशन रटी भी होनी चाहिए। एन बी अपॉन टी, ई का वोल्टेज फिर बेस्ट सूटेबल फॉर ई एम एफ इंड्यूस इन कॉयल, आसान सा। अच्छा, बी एल वी भी आप फार्मूला जनरेट कर सकते हो, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं कि आया हो। सही, कर सकते हैं लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं है, तो अगर स्किप भी कर दें कोई बस फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आगे द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर आपको पता है एन बी अपॉन टी, और या फिर अगर थीटा निकालो तो बी ए होता है, सही है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। सही है, करीब जाओगे तो वो क्या कहते हैं रिपेल करेगा, दूर जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, इतनी सी बात है। ओके, यहाँ पे भी मैंने पढ़ा कॉपर इज अ कंडक्टर सो व्हेन द कॉपर मैग्नेट मूव्स देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द पाइप एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड करंट फ्लोज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट इन पाइप opposes magnetic motion. How to find the direction of induced EMF current in a straight wire? ज़रूरत नहीं है अभी, करंट आउट ऑफ द पेपर, नो नीड। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर तो कॉयल पी इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई करंट इन अ वैल्यू डायरेक्शन इन पी एंड कैन बी वेरिड। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी पासिंग थ्रू द कॉयल क्यू चेंजेस एंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द क्यू। The magnitude of induced EMF in Q is proportional to the rate of change of magnetic flux of P and hence the rate of change of current in P. The direction of induced EMF and current in Q depend on whether the current in P is increasing or decreasing. अच्छा, ये लास्ट में ग्राफ आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि करंट का ग्राफ देते हैं और EMF का ग्राफ आपने उससे मतलब करंट के ग्राफ से EMF का ग्राफ इंट्रोड्यूस करना था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेडियंट कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे यूँ करके इंक्रीज करेगा। यहाँ पे स्ट्रेट है, फिर स्ट्रेट है, फिर डिक्रीज है, फिर डिक्रीज है, फिर आपके पास क्या आ रहा है? एक मिनट, फिर आपके पास यूँ है, फिर स्ट्रेट लाइन एक है। अच्छा, एक सेकेंड, फिर आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ करेंगे, सिंपल,
ठीक है, अब यहाँ पे एक बार दोबारा देख लें, द ग्राफ बिलो इज स्केच यूजिंग द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ अबव रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट ग्रेडियंट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, सही है। ओके, यहाँ तक ख़त्म हो गया। फिर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, फिर आपका डिक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ कर रहा है, फिर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, सिंपल। ओके, अब आपके पास आ जाते हैं नोट्स, सही है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आके भाईजान क्या हुआ है, हाँ, इस ये वाला हम निकाल लिया, इसको बंद कर देते हैं। ओके, एक सी मैंने सांस फूल गया। ओके, अ थिन रेक्टेंगुलर स्लाइस ऑफ अल्मोनियम हैज साइड्स लेंथ ऑफ 65 50.5। तो अब आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के अंदर आपकी थिकनेस आती है, सही है। तो चलिए पूछ रहा है कि बताएं कि थिकनेस बताएं कि स्टेट द मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस टी, तो 0.10 होगा, हाँ ये लिखा हुआ है। हॉल वोल्टेज के लिए बी आई अपॉन एन टी क्यू, सिंपल। अच्छा, आगे क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस थ्रू द कॉयल, heating effect is negligible while the temperature of the core rises. So due to the current, magnetic flux changes, an EMF is the result is produced which causes current in copper wire. Due to the presence of alternating current, EMF is induced in different part will be different, so it will cause increase in heating. वही प्लास्टिक ट्यूब एल्यूमिनियम ट्यूब वाला क्वेश्चन है। Aluminum is a conductor. When the magnet falls, there is a change in magnetic flux. Due to change in magnetic flux, EMF linking the coil changes because of the current is produced. फील्ड लाइंस ऑफ द करंट अपोजेज द मोशन ऑफ द मैग्नेट, सही है। कह रहा है कि नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स एन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। ओके, इस क्वेश्चन से नहीं, अगले क्वेश्चन से। अच्छा, ये आसान है काफ़ी, ठीक है। ये क्यू वाई वही सेम, और फिर क्या आपको पता होना चाहिए कि एयर इज मच स्मॉलर दैन मेटल्स। अच्छा, ये वाला भी आगे से क्लियर हो जाएगा, एक मिनट। ये वाला भी अभी नहीं, ये मैं आता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन पे मैं लगा के जाता हूँ, फिर हम वापस आते हैं आखिर में, ठीक है। When the rod is decided, there is a change in magnetic flux when induces an EMF in coil Q2 to तेज current flows and the voltmeter start show reading, सही है। फिर आपने इसके ज़रिए आपने क्या किया कि ग्राफ बनाया है, सिंपल। यहाँ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन था, फिर आपने क्या किया कि बस क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फोर्स और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर वी क्यू किया है, राइट। फिर डेंसिटी का इस्तेमाल किया है, सही। अच्छा, आगे क्या है, ये सिंपल है, छोड़ दें। ये वैसे निकल गया, पर चले। इम्प्रूव फॉर फ्लक्स लिंकेज, reduce the size of eddies current in the core so that heating of the core is reduced. Alternating give rise to the changing magnetic flux in the core, changing magnetic flux secondary coil and EMF, ठीक है। ये अब आता नहीं है लेकिन फिर भी। अच्छा, कह रहा है कि हॉल प्रोब इज मेड ऑफ थिन स्लाइस ऑफ मटेरियल, हॉल वोल्टेज डिपेंड ऑन टी स्लाइस, सही। ओके, ओके, कोई ग्राफ है, हाँ। यूजिंग फ्लेमिंग फोर्स इज अपवर्ड एंड बाय यूजिंग द यूनिट द फोर्स द मैग्नेट इज डाउनवर्ड, सही। बी आई एल से हमने थीटा डाला और फोर्स निकाल ली, फिर दोबारा डाला, सिंपल। ये भी आसान है। यहाँ पे चेक करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंट स्पीड्स, वही सेम टू सेम हमने बनाया, ठीक है। ये फिर इस ग्राफ से हमने कंस्ट्रक्ट करके ये ग्राफ बनाया नीचे। अच्छा, यहाँ पे बड़े मज़े का ग्राफ क्वेश्चन होगा आई गेस, और चेक करते हैं। कह रहे हैं सोलेनोइड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी एंड अ स्विच एज इलस्ट्रेटेड फिगर 8.1। राइट हैंड ग्रिप रूल, थंब आपको पोज बताता है, फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, सही है। लिखा हुआ स्मॉल कॉइल कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव एम मीटर इज सिचुएटेड नियर एंड ऑफ द सोलेनोइड एज द करंट इन द सोलेनोइड इज स्विच्ड ऑन देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द प्लेन, व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड, अ रीजन ऑफ अ स्पेस वेयर द फोर्स इज एक्टेड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। Draw an arrow to show the axis of the solenoid to show the direction of magnetic field inside the solenoid. Label this arrow P. मैंने कॉपी किया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर्स को पकड़ लिया,
आपकी फिंगर्स की साइड पे जा रही हैं। एक मिनट, हाँ, अब आपका ना डाउनवर्ड्स जा रही हैं, तो आपका नॉर्थ पोल डाउनवर्ड्स है, सही। फिर साउथ से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, आगे क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ऑलवेज अपोज चेंज एंड प्रोड्यूस इट। एक मिनट, सही कह रहा है, बस फोर्स इंक्रीज लगेगा इधर से, साउथ पोल है। फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि एक मिनट, एक सेकेंड, magnetic field in the coil increases downwards in the solenoid. The field lines in the small coil exert upward field to oppose the cause that produced it। सही 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 सही। और फिर एन वी अपॉन टी किया है, यहाँ पे डिवाइड की मल्टीप्लाई बाई 2 किया क्योंकि एवरेज ईएमएफ है, सही। यहाँ पे भी वही किया है, बी क्यू वी का इस्तेमाल किया है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के साथ, सिंपल। न्यूटन यहाँ पे टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट, सही, सिंपल। मैंने ये चेक करना था, यहाँ पे पता होना चाहिए कि ओके, वाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट ऑन द फोर्स यू हैव शेडेड। अच्छा, यहाँ पे इमेजिन करें कि आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है यहाँ से, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक, सही है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि अब आपके पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड आपकी डाउनवर्ड्स है, करंट आपका यूँ जा रहा है, तो अब आपकी जो फोर्स है वो यूँ जा रही है, लेकिन अब आपने फोर्स करनी है अपोजिट, सही है, नेगेटिव है। तो अब आपके सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा हो गए हैं, सिंपल हो गया। और आके, हाँ बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे एक्यूमुलेटिंग इलेक्ट्रॉन कॉजेज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द फेसेस, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही होगा। एक्यूमुलेशन स्टॉप्स व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स मैग्नेटिक फोर्स, सही, सिंपल। ठीक है, ये भी आसान है। ठीक है, हाँ यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे क्या होगा कि v इज़ इक्वल्स टू 2 v अपॉन एम, आपने उस तरह से निकाला है, v अपॉन हाफ एम वी स्केयर से, सही। फिर क्यू अपॉन, फिर आपने बस उसको सब्सिट्यूट वगैरह किया, और इतनी कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, अगर हाईएस्ट रेडियस है तो कम आपका डिपेंड करेगा, या अच्छा, यहाँ पे हमने सीखा था कि वाई आपका ग्रेटर होगा जी से, वही सेम रिपीट हो रहा है। यहाँ मेटल्स का क्या होता है, एन ग्रेटर होता है, वी एच स्मॉलर होता है, सेमी कंडक्टर्स का एन छोटा होता है। सही, मेटल्स का एन कैपिटल वगैरह वही सारा कुछ रिपीट हो रहा है। या सेम रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वी और आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ सेम आता है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई वेरिएशन वगैरह नहीं है, सही। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद हार्ड होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एम्पेयर पर यूनिट लेंथ होता है, सही। ये 3, ये 5 लेंथ की है, ये 40 है। आगे यहाँ पे बताया हुआ है कि पोल्स ऑफ अ मैग्नेट है, सही। कह रहे करंट कॉल द वर्टिकल फोर्स टू एक्ट ऑन अ कॉल, करंट आपका परपेंडिकुलर होता है और फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सी एंड एफ होती है, सही।
यहाँ पे क्या है, एक मिनट, मैंने फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, एक मिनट। 2.16 क्या था, हाँ ये 2.16 ग्राम आपका वेट है, ठीक है। किलोग्राम में कन्वर्ट करके इसको वेट बना दिया, फिर आगे से BIL कर दिया, सिंपल, राइट। यहाँ पे आपने उसको माइनस किया 0.563 को इसके साथ, सिंपल, ओके। इससे इस तरह का एक और क्वेश्चन भी था, थोड़ा सा वो हार्ड था, शायद ये था शायद, हाँ ठीक है। इधर आपको एंगल भी दिया हुआ था, sin 50 आया था, सही। आई थिंक बस वही रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी नई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हमने मार्क किया था, ये क्या था, करंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, या अच्छा अब यहाँ पे चेक करें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे होल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। अब यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि होल्स आपके प्रोटॉन को बताना चाह रहा है या पॉजिटिव पार्टिकल्स को, तो उसके लिए जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो यही आएगी, सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड वुड डिफ्लेक्ट होल्स इलेक्ट्रॉन इन द सेम डायरेक्शन, इट इज़ बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव and होल्स आर पॉजिटिव, VH विल हैव ऑपोजिट पोलैरिटी। बस यही कुछ है, आई थिंक यही चैप्टर है इसका, और कुछ भी नया नहीं बात, या वही कुछ और सारा रिपीटेड पेपर है। आई थिंक यहीं तक रखेंगे आज का सेशन फिज़िक्स का, फिर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।